प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बर्लिन की संधि पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम क्रीमिया युद्ध पढ़े थे जो 1856 में घटित हुआ और इसके बाद 1878 में बर्लिन कांग्रेस या बर्लिन की संधि हुई, जिसमें बिस्मार्क की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। बर्लिन की संधि नवोदित राष्ट्र जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क द्वारा बुलाई गई थी, इसलिए इसका अधिवेशन बर्लिन जर्मनी की राजधानी में ही हो रहा था। इसमें विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे, जैसे इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री डिज़रेली, सेलिसबरी तथा ओडो रसेल ने किया। रूस के प्रतिनिधि मंडल का नेता गोर्चेकोव था, पर इग्नेटिव ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऑस्ट्रिया का मुख्य प्रतिनिधि जूल्स अंद्रासी था। फ्रांस का एम वॉडिगटन एवं इटली का काउंट कोर्टी था। इनमें से हारे हुए देश के प्रतिनिधि के रूप में कार्डो थराए पाशा इटली का था। बर्लिन कांग्रेस के विषय में इतिहासकारों ने अपने विभिन्न मत प्रकट किए हुए हैं। इसके बारे में कहा गया कि यह जो सम्मेलन था वह सच्चाई से बहुत दूर था। इस मत का समर्थन करने वालों में प्रमुख इतिहासकार थे विलियम लेंगर तथा W.N. मैडलीकोट। लेकिन इसके विपरीत स्मर्नर का यह मानना है कि इस कांग्रेस के कार्य में कई प्रकार की रुकावटें आई, जो यह सिद्ध करता है कि राजनीतिज्ञों द्वारा कोई छल कपट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ऐसे अवरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया को दर्शाते हैं। वस्तुतः बर्लिन कांग्रेस की संपूर्ण कार्यवाही में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और जर्मनी के बिस्मार्क का महत्वपूर्ण भूमिका थी। सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वह बिस्मार्क को चुना गया और उसने एक ईमानदार दलाल के रूप में कार्य किया। बिस्मार्क के कार्य को पूर्णतः निष्पक्ष माना गया और कहा गया कि कांग्रेस की समाप्ति के बाद सभी पक्षों ने उस पर यह आरोप लगाया कि उसने दूसरे पक्ष का सहारा लिया। इससे बिस्मार्क की निष्पक्षता सिद्ध हो जाती है। लेकिन इतिहासकार A.G.P. टेलर ने कांग्रेस में और आपसी तनाव और लालच के बोलबाला के रूप में कहा कि इस कांग्रेस में काफी आपसी तनाव था। इस कांग्रेस से पहले सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बुल्गारिया का प्रश्न सबके सामने था। बुल्गारिया की वजह से समस्त क्षेत्रों में शक्ति संतुलन बिगड़ गया था। इटली और ऑस्ट्रिया को अपनी सुरक्षा की चिंता हो गई। रूस बुल्गारिया का विभाजन नहीं चाहता था। सान स्टीफेनो की संधि के दौरान इस देश को रूस का प्रतिनिधि गोर्चेकोव ज्यादा से ज्यादा 2 भागों में ही विभाजित देखना चाहता था, जिससे एक भाग रूस के प्रभाव में बना रहे। लेकिन बर्लिन कांग्रेस में रूस की कूटनीतिक हार हुई और बुल्गारिया का विभाजन 3 भागों में कर दिया। जून 13 में 1878 में बर्लिन कांग्रेस आरंभ हुई और 13 जुलाई 78 को इसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए, जिसमें पहला था कि बुल्गारिया को 3 भागों में बांटा गया। एक स्वायत्त प्रदेश जिसे बुल्गारिया कहा गया, एक अर्ध स्वायत्त प्रदेश जिसे ईस्टर्न रोमेलिया कहा गया तथा तीसरा था मैसिडोनिया, जिसे तुर्की के अधीन रखा गया। उसी प्रकार ऑस्ट्रिया को बोस्निया व हर्जेगोविना प्रशासन व व्यवस्थित रखने के लिए दिए गए
तथा नोवी बाजार जो कि सर्बिया मांटीनेग्रो को अलग करता था, वह भी उसके नियंत्रण में दे दिया गया। रूस को यूरोप में बेस अरेबिया तथा एशिया में बतूम दिया गया। सर्बिया को स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। उसे दक्षिण पूर्व की ओर नीस तथा बुल्गारिया का कुछ भाग भी दिया गया। मॉन्टेनिग्रो की स्वतंत्रता को भी मान्यता दी गई। इंग्लैंड को इस क्षेत्र में नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए साइप्रस नामक स्थान दिया गया। इस बर्लिन कांग्रेस के बारे में यह भी कहा गया कि रूस को इस कांग्रेस में अपमानित होना पड़ा था और तुर्की को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। दूसरी ओर इटली को खाली हाथ लौटना पड़ा था। तुर्की के साथ जो अन्याय हुआ और उसे जो भारी नुकसान हुआ, उसके विषय में अंग्रेजी लेखक सर चार्ल्स डिल्क ने इटली के विदेश मंत्री का एक वाक्य लिखा है जो इस प्रकार है कि बर्लिन में हर आदमी एक दूसरे को कुछ न कुछ दे रहा था जो वास्तव में किसी तीसरे की जायदाद थी। विभिन्न राष्ट्रों में बर्लिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया हुई। सभी के अलग अलग इस विषय में मत थे और उसका प्रभाव भी अलग अलग देशों में पड़ा, जो इस प्रकार है। पहले हम रूस को देखते हैं। तो रूस में इसके पश्चात राजनीतिक उथल पुथल हुई और जनता में बड़ा आक्रोश देखने को मिला। रूस को बर्लिन कांग्रेस में एक अपराधी मानकर खड़ा किया गया था। तो जब सेंट पीटर्सबर्ग में बर्लिन समझौते के बाद बड़ी उथल पुथल हुई। दूसरी ओर जर्मनी में बिस्मार्क ने इसका बीड़ा उठाया था। तो बिस्मार्क ने इस सम्मेलन में अपने को एक ईमानदार मध्यस्थ कहा, परंतु रूस ने इस पर इंग्लैंड का पक्ष लेने का आरोप लगाया और कहा कि जर्मनी के बिस्मार्क ने इंग्लैंड का साथ दिया है तथा यूरोप में स्लाववादियों के पतन के साथ ही वहां के कुछ विशेष तत्वों ने, जिन्हें निहिलिस्ट कहा जाता था, जार के खिलाफ आंदोलन कर दिया। 1879 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर जर्मनी की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में गुटबंदियों का सिलसिला आरंभ हो गया। इसी प्रकार ब्रिटेन में डिज़रेली को प्रसन्नता थी कि उसने रूस के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया। उसने स्वयं के बारे में कहा कि वह बर्लिन से सम्मानजनक शांति लेकर आया है। डिज़रेली के प्रयत्नों ने केवल तुर्की के विघटन को स्थगित कर दिया। तो इस प्रकार ब्रिटेन का प्रभाव भी इस पर काफी मुख्य रूप से पड़ा। फिर हम तुर्की के संदर्भ में देखते हैं। तो इस संधि से तुर्की के साथ अन्याय हुआ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया तुर्की के विभाजन के विरुद्ध थे, लेकिन इंग्लैंड ने साइप्रस पर अधिकार कर लिया और ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर। इस तरह तुर्की के साथ भी ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं किया गया। अब हम बाल्कन राज्यों के संदर्भ में देखते हैं। तो बर्लिन की संधि से बुल्गारिया को सर्वाधिक असंतोष हुआ क्योंकि उसका विभाजन किया गया जो बिल्कुल अनुचित था। बुल्गारिया और रुमालिया दोनों ही क्षेत्रों में जाति एक ही थी और भाषा भी एक ही थी। बल्गार जाति की एकता और राष्ट्रीय भावनाओं को इससे नुकसान पहुंचा। अंततः 1885 ईस्वी में बुल्गारिया के नेताओं ने बर्लिन की संधि के विरुद्ध दोनों राज्यों का एकीकरण कर दिया। इससे यूरोप में संकट उत्पन्न हो गया। इस तरह मैसिडोनिया ने भी तुर्की के खिलाफ विद्रोह कर दिया क्योंकि वहां की जनता ईसाई थी और तुर्की का शासन अत्याचार पूर्ण था। रोमानिया से बेस अरेबिया का क्षेत्र रूस को दे दिया। इसके विपरीत दोबुजा का अनुपजाऊ क्षेत्र भी
रोमानिया को दे दिया। इस प्रकार डिजलेरी द्वारा केवल सहानुभूति ही प्रकट करी गई। तो 3 सम्राटों का संघ भी बर्लिन कांग्रेस के कारण समाप्त हो गया। बोस्निया ऑस्ट्रिया को दिए जाने से कालांतर में यहाँ का घटनाक्रम प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। तो इस प्रकार बर्लिन संधि के अलग अलग देशों पर अलग अलग तरह के प्रभाव पड़े और इस संधि के जो दूरगामी परिणाम थे वो प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आए। धन्यवाद।